हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो अपलोड हुआ था उसमें पुष्प के नर जननांगों के बारे में बताया था। आज हम मादा जननांग के बारे में बात करेंगे। पुष्प के मादा जननांग में के बारे में पुष्प का यह जो बोतल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, यह पुष्प का मादा जननांग है। यह जो मादा जननांग जिसे गाइनोसियम कहा जाता है अथवा पिस्टिल कहा जाता है, यह एक अथवा एक से अधिक अंडकों का बना होता है। प्रत्येक अंडक का यह नीचे का फूला हुआ भाग ओवरी अर्थात अंडाशय कहलाता है। इस ओवरी से ऊपर यह जो नली जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसे वर्तिका कहते हैं, यानी स्टाइल कहा जाता है। वर्तिका का अग्र सिरा स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र कहलाता है। जहां से यह विकसित होता है पिस्टिल का यह ओवरी का पार्ट, उसको थैलमस कहते हैं। इस थैलमस से प्लेसेंटा द्वारा एक नली जैसी संरचना द्वारा इसके अंदर का यह मेगा स्पोरेंजियम अथवा ओयूल लगा रहता है। यह वृंत जैसी संरचना कहलाती है फ्यूनिकुलस। यह वृंत जैसी संरचना फ्यूनिकुलस कहलाती है। और वृंत जहां इस ओयूल से जुड़ती है वह भाग उसका हिलम कहलाता है। और बीजांड का अधिकांश भाग यह पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, जिसको न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस में जहां से इंटेगुमेंट्स विकसित होते हैं, अगर इसमें इंटेगुमेंट्स एक विकसित हुए तो उसको यूनिटेगमिक ओयूल कहा जाता है। अगर दो विकसित होते हैं तो उसको बाइटेगमिक ओयूल कहा जाता है। इस बीजांड का ऊपर वाला भाग जो पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है, यह चैलेजा कहलाता है। और उसके सबसे निचला हुआ भाग, यहाँ पर सेल्स जो बनती हैं इंटेगमेंट्स और सेल्स यहाँ कुछ अधूरी रह जाती हैं, इसके नाते यहाँ एक छिद्र बन जाता है जिसको बीजांड द्वार अथवा माइक्रोपाइल कहा जाता है। इसके अंदर एक काफी बड़ी कोशिका होती है जो इसका कहलाती है एम्ब्रियोसाइट। जब इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है उस समय न्यूसेलस में जो एक कोशिका होती है, जो अन्य कोशिकाओं अगल बगल की कोशिकाओं से भोज्य पदार्थ अवशोषित करके थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, उसको कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, प्राथमिक प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। इस प्राथमिक प्रपशु कोशिकाओं में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसमें बाहर की तरफ की जो यह कोशिका बनती है उसको प्राइमरी पेराइटल सेल कहते हैं। नीचे की तरफ की यह जो कोशिका बनती है इसको स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। प्राइमरी पेराइटल सेल्स विभाजित हो सकती है अथवा नहीं भी विभाजित होती है। इस विभाजित होती है तो इसके चारों तरफ एक आवरण बना लेती है। और यह जो स्पोरोजिनस सेल्स होती है यह विभाजित नहीं होती है। यही स्पोरोजिनस सेल्स बाद में डेवलपमेंट करके मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है। मेगा स्पोर मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 2n। और यह मेगा स्पोर मदर सेल्स अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 4 कोशिकाएं बनाती है, जो एक दूसरे से लीनियर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। प्रायः यह टी शेप्ड में भी व्यवस्थित हो सकते हैं अथवा उल्टे टी शेप्ड में भी यह व्यवस्थित हो सकते हैं। लेकिन इसमें चारों जो मेगा स्पोर सेल्स बनते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उसमें 3 यह प्रायः डीजनरेट हो जाती हैं। उसमें से एक ही जो सबसे नीचे की तरफ की होती है वही क्रियाशील होती है, और यही इसका बनाती है। जो फंक्शनल मेगा स्पोर सेल्स है वही फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है। एक फीमेल गैमेटोफाइट में प्रारंभ में एक केंद्रक होता है। यह केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है और यह इससे 2 केंद्रक बन जाते हैं। ये 2 केंद्रक बन जाते हैं इस फीमेल गैमेटोफाइट में। उसमें से एक केंद्रक इसका चैलेजा की तरफ चला जाता है और दूसरा केंद्रक माइक्रोपाइल की तरफ आ जाता है फीमेल गैमेटोफाइट में। फिर वहां पर एक बार फिर समसूत्री विभाजन होता है और प्रत्येक तरफ 2-2 केंद्रक हो जाते हैं, 2 माइक्रोपाइल की तरफ और 2 चैलेजा की तरफ हो जाते हैं। फिर इनमें एक बार समसूत्री विभाजन होता है। इस तरह से प्रत्येक तरफ 4-4 केंद्रक हो जाते हैं और यही चारों केंद्रक फिर सेल्स में डेवलपमेंट हो जाते हैं, इनका डेवलप हो जाता है। फिर दोनों तरफ से एक-एक केंद्रक
दोनों तरफ से एक एक केंद्रक इस बीच में बढ़ने लगते हैं, जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। यह पोलर न्यूक्लियाई एक दूसरे से आकर के संयुग्मित हो जाते हैं। इस तरह से इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n हो जाते हैं। अब माइक्रोपाइल की तरफ बचता है 3 केंद्रक, और ऊपर की तरफ जो चैलेजा की तरफ है उधर भी 3 केंद्रक बनता है। ये तीनों केंद्रक जब सेल्स में डेवलपमेंट हो गए हैं तो अब इनको सेल्स ही कहा जाता है। ऊपर की तरफ ये जो चैलेजा की तरफ के 3 सेल्स होती हैं, उन तीनों को एक साथ कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स कहते हैं उसको। और नीचे की तरफ की जो माइक्रोपाइल की तरफ के 3 केंद्रक होते हैं, उसमें से नीचे के यह जो 2 होते हैं, इनको कहते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स कहते हैं। बाकी बचता है एक केंद्रक जो इसका कहलाता है एग सेल्स कहलाता है। तो इसमें यह हो गया एग सेल्स, और यह जो 2 केंद्रक बचे यह कहलाते हैं सिनर्जिड्स। और यह दोनों मिलकर के एग सेल्स और सिनर्जिड्स, जिसको हेल्पिंग सेल कहते हैं, यह दोनों मिलकर के बनाते हैं एग apparatus। और जब इसके बाद परागण की क्रिया होती है, तो यह परागण की क्रिया में क्या होता है कि किसी पुष्प के नर जननांग से परागकण निकल करके पौधे के मादा जननांग अर्थात उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह पर परागण भी हो सकता है, स्वपरागण तरह का हो सकता है। यदि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण की कहलाती है। यदि किसी दूसरे पुष्प से परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, अथवा उसी जाति के दूसरे पौधे से परागकण निकल करके दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो इसे पर परागण कहा जाता है। और जब इन परागकणों का अंकुरण होता है, जब यह परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो अब इसमें क्या होता है, परागण जिस विधि द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, परागण की वही विधि कहलाती है। जैसे यदि यह वायु द्वारा पहुंचते हैं तो वायु परागण कहलाता है। यदि पौधा जल में उगा है, जल की धारा के साथ यह परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह जल परागण कहता है। अथवा कीटों द्वारा वह पहुंचते हैं, कीट पतंगों द्वारा पहुंचते हैं, तो उसे कीट परागण कहते हैं। प्रायः 82% पॉलिनेशन परागण की क्रिया कीटों द्वारा ही होती है। इसलिए कीट हमारे पौधों के लिए और हमारे जीवन के लिए ही बहुत लाभदायक होते हैं। चाहे जिस भी विधि द्वारा परागण की क्रिया हो, जब इस पर परागकण पहुंच जाते हैं तो वह वर्तिकाग्र पर उपस्थित सक्रिय पदार्थ का अवशोषण करते हैं, जिसके कारण उसकी इंटाइन बाहर की तरफ निकलने लगती है एक जर्मिनल ट्यूब के रूप में। और यह इसमें का केंद्रक भी उसी समय 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। यह जर्मिनल ट्यूब तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि यह माइक्रोपाइल से होकर के इस एग सेल तक नहीं पहुंच जाती है। एग सेल तक पहुंचने में यह जो सिनर्जिड सेल्स कहती हैं, इसका जर्मिनल ट्यूब का मार्गदर्शन करती हैं। और जब यह एग सेल तक पहुंच जाती है जर्मिनल ट्यूब, तो उसका अगला सिरा फट जाता है। जब अगला सिरा फट जाता है तो इसका एक मेल गैमेटोफाइट इस एग सेल से संयुग्मित हो जाता है, जिस क्रिया को ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। शेष बचा हुआ एक फीमेल गैमेटोफाइट यह पोलर न्यूक्लियाई अर्थात द्वितीय केंद्रक से संयुग्मित होता है, जिसको नवासी नामक वैज्ञानिक ने सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन कहा, द्वितीयक निषेचन कहा। निषेचन के बाद उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उसका जो बाह्य दलपुंज होता है यह झड़ करके गिर जाता है। जो पुंकेसर होता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती, यह भी झड़ करके गिर जाता है। यह अंडाशय उसका फल में परिवर्तित हो जाता है। जो वरी है अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। वर्तिका सूख करके नष्ट हो जाते हैं। यह जो बीजांड है यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। जो एग सेल है वह एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। पोलर न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। थैंक यू। अब